के प्रति होती है तो वो इतनी प्रगाढ़ होती है कि उसका जीवन उसको छोड़ नहीं सकता, कला का मोह वो छोड़ नहीं सकता। तो पाल सेजा भी अपनी कला के प्रति बहुत प्रगाढ़ आत्मिक भाव रखते थे। जब उनके पिता को जब ये महसूस हो गया कि ये तो कला के क्षेत्र में ही काम करेगा, तो उन्होंने उसको 1861 में पेरिस भेज दिया। वहाँ रहकर वो कला का अध्ययन करने लगे। अकादमी स्विस वहाँ है, वहाँ उसमें उन्होंने उनका दाखिला करवा दिया। और आप लोगों ने उनके एक मित्र थे, वो आगे जाके साहित्यकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए, एमिल जोला। आपने सुना भी होगा, अगर सोशल मीडिया में अगर आपने देखा हो तो एमिल जोला के जो वाक्यांश है, कथन है, थॉट है, वो काफ़ी शेयर किए जाते हैं। तो एमिल जोला इनके मित्र थे, वो भी पेरिस उनके साथ रहते थे और दोनों साहित्यिक रुचि और कला रुचि के थे। तो कला के परिवेश में ये अपने ऊर्जा को काम में लेने लगे। तो वहाँ इनका जो क्या कहते हैं, जो स्विस अकादमी थी, जब उन्होंने यहाँ अध्ययन शुरू किया पाल सेजा ने, तो वहाँ माने और सिसिली से पिसारो से इनकी मुलाकात हुई। तो माने और पिसारो के साथ में सेजा मिलकर कला अध्ययन करते और प्राकृतिक चित्रण के लिए भी बाहर जाते, क्योंकि माने तो पूर्ण रूप से प्रभाववादी चित्रकार था, पिसारो भी प्रभाववादी चित्रकार था। तो इनके साथ में जाके ये चित्रण कार्य करते थे। अब आरंभिक जो दौर था पाल सेजा का, जब उसने हालांकि पिसारो और माने से मित्रता थी और इनके साथ ये काम भी करते थे, यहाँ तक कि जो शाम को जलपान गृहों के अंदर जब कलाकारों की गोष्ठियाँ होती थी, तो वहाँ भी पाल सेजा उनके साथ चर्चाओं में शामिल होते थे। हालांकि काफ़ी शंकालु स्वभाव के थे, अतः चर्चाओं के अंदर प्राय कलाकारों की बातों को सुना ही करते थे, लेकिन फिर भी जब उनको बोलने का मौका मिलता तो वो काफ़ी उत्तेजना के साथ में अपने वक्तव्य दिया करते थे। तो थोड़ा सा उनमें शंकालुपन था और वो जिंदगी भर तक रहा, लास्ट तक रहा कि वो शंका की दृष्टि से कई बार जैसे कोई प्रशंसा भी कर देता तो उनको लगता था कि कहीं ये मेरी मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। थोड़े भावुक थे और कलाकार भावुक होता ही है। तो आरंभिक दौर में जब इन्होंने अपनी चित्रण शैली को आरंभ किया तो इनका जो स्वभाव था कि हर चीज़ पे मनन बहुत करते थे। तो ये जो चित्र देखते, जो पात्र देखते, जो वस्तु देखते, तो उसकी जो वस्तु की जो संरचना होती थी ना, उसको बहुत ही एकाग्रता के साथ उसको देखा करते थे। यानी ये चित्र भी जब बनाते थे तो एक चित्र को लंबे समय तक कई बार एक स्टॉक लगा के खड़े हो जाते और उसको गहराई से देखते, फिर दूसरा स्टॉक्स लगाते थे। और तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन था वो बहुत शार्प था, वो हर चीज़ को बहुत ही गहराई से देखा करते थे। तो आरंभिक दौर के अंदर जब उन्होंने जो चित्र बनाए, उन चित्रों के अंदर जो देलाक्रा और कूर्बे, इनका प्रभाव बहुत रहा। अब कूर्बे तो यथार्थवादी चित्रकार था, तो आकारों का जो गठनशीलता थी वो यथार्थवाद में भी बहुत अधिक होती है। तो ये उनकी रुचि का सा उनको लगा। तो उन्होंने जो आरंभिक चित्र बनाए, ज़्यादातर उन्होंने नाइफ पेंट, लैंडस्केप भी बनाए, वस्तु चित्रण भी बनाए और नाइफ पेंटिंग्स, नाइफ को लेकर भी उन्होंने काम किया। तो शुरू के जो चित्र बनाए उनमें कलर का मिश्रण भी किया, जैसे प्रभाववादी जैसे नहीं करते, उन्होंने कला रंगों का मिश्रण करके भी काम लिया और मोटी मोटी परतें भी उन्होंने, जैसे लैंडस्केप बनाए तो कलर की एक मोटी सी परत ही लगा दी। तो आकारों की गठनशीलता के साथ में ये अपने प्रस्तुति के नए प्रयोग भी करने लगे, अन्वेषण भी करने लगे। तो शुरू के जो चित्र थे इनके आरंभिक, जैसे चाचा डोमेनिक, एक काली घड़ी और एक इन्होंने अपने फादर का जो पोर्ट्रेट बनाया था वो, तो ये जो चित्र थे ये उस आरंभिक काल के चित्र थे जिनमें इन्होंने
गहरे और हल्के रंगों का मिश्रण भी किया, जैसे यथार्थवादी पूर्वे करते थे या देलाकरा करते थे, तो रोमांसवादी, तो वो भी किया। और मोटी मोटी परतों का भी उन्होंने, जैसे नाइफ के द्वारा बनाया या बड़ी बड़ी मोटी मोटी परतों के द्वारा भी उन्होंने चित्रण किया। तो आरंभ में जो इन्होंने चित्रण किया वो इस प्रकार का चित्रण किया, लेकिन धीरे धीरे जब वो प्रभावादी उसमें प्रभाव आने लगा, तो इनकी परतें भी मोटी परतों की जगह अब हल्की परतें काम में लेने लग गए थे। तो 1869 में ऑरवान्स करके जैसे एक महिला थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई, तो वो उनके मॉडल के रूप में भी काम करती थी, और धीरे धीरे उनसे उनका आत्मिक संबंध भी बन गया, और बाद में उन्होंने उनसे शादी भी करी, पत्नी के रूप में भी वो उनके साथ रही। तो 92 से लेकर 77 तक इन्होंने जो 72 से लेकर 72 से लेकर 77 तक जो इन्होंने चित्र बनाए, वो पूर्णतः प्रभाववाद को लेकर उन्होंने चित्र बनवाए। उनकी प्रभाववादी शैली उन चित्रों में बनी रही। वो ठीक उसी प्रकार, चूंकि पिसारो और मोने के साथ काम करते थे, तो धीरे धीरे प्रभाववाद उसमें आना लाजमी था, तो उन्होंने धीरे धीरे हल्की परतों के द्वारा भी चित्रण को आगे बढ़ाया और प्रभाववादी चित्र किए। लेकिन जैसा पहले अपन ने कहा कि प्रभाववाद की जो उनकी शैली थी, तो उसमें उनका जो आग्रह रहता था वो वस्तु की संरचना पर ज़्यादा आधारित था। अब वो जो पेंटिंग्स बनाते थे वो विशुद्ध आकार सौंदर्य को लेकर बनाते थे, यानी जो आपने पात्र का गठन किया है, जो वस्तु आपने ली है या मानवाकृति जो ली है, उस मानवाकृति की जो गठनशीलता है, जो उसकी स्वाभाविक संरचना है, उस स्वाभाविक संरचना के ऊपर वो ज़्यादा काम करते थे, और उसका जो उसकी जो सौंदर्य था, वो उसके साथ में जो उनका तादाद में स्थापित होता था, उससे उसमें जो सौंदर्य वो महसूस करते थे, उस सौंदर्य को वो स्वाभाविकता के साथ में अभिव्यक्त करते। तो उससे क्या था कि एक तो वस्तु का जो संरचनागत सौंदर्य था, उसकी जो गठनशीलता थी, उसकी जो रचनात्मकता थी, उसका जो स्वयं का सौंदर्य था वो तो परिलक्षित होता ही, साथ में आत्मिक बोध भी उसमें बना रहता, एक भावात्मक संबंध भी उसमें बना रहता। इसको लेकर बहुत काम किया अपने इसने पाल सेजा ने। और अगर पाल सेजा की पेंटिंग अगर आप देखो तो उसके जो बनाने की जो विधि थी वो उसमें ज्यामितिक आकारों का भी उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। बीच में जैसे स्टिल लाइफ्स बहुत बनाई उन्होंने। स्टिल लाइफ्स के अंदर जैसे टेबल पे क्लॉथ रखा हुआ है, पर्दा रखा हुआ है, तो पर्दे के जो फोल्ड बनते थे, जो सलवटें बनती थी, उसमें पहाड़ नुमा स्वरूप नज़र आने लगा। और लाइन के द्वारा, बड़े लाइन भी नहीं कह सकते उसको, कि ब्रश की रेखाओं के द्वारा रंग से की हुई, यानी रंगीन मोटी रेखाओं के द्वारा उसमें ज्यामितिक फोल्ड जहाँ आते थे, जहाँ सलवट थी, उसको उन्होंने इस ढंग से लगाया कि उसमें एक ज्यामितिक आकार भी नज़र आने लग गया था। इवन कि जब लैंडस्केप बनाते तो एक जैसे पैरेलल सड़क जा रही है या रास्ता जा रहा है, तो उसको भी लेकर वो थोड़ा सा क्या है कि उसको समानांतर रेखाओं के द्वारा उसको ज्योमेट्रिक रूप देने की कोशिश करते थे। और उनके पीछे उनकी एक सोच थी। वो सोच क्या थी? उनका ये मानना था कि ये जितने प्रकृति में जितने स्वरूप है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो जानवर हो, या पहाड़ हो, या नदी हो, या मानव हो, इन सब का एक सरलीकृत रूप होता है। और वो सरलीकृत रूप होता है ज्यामितिक। कोई गोल है, कोई शंकुक है, कोई वृत्तचित्ती है ना, तो कोई सिलेंड्रिकल है। तो उनका जो मूल जो स्वरूप होता है, वो मूल जो स्वरूप है वो उसका सरलीकृत स्वरूप है। तो उनका ध्येय ये रहता था कि इनके जो
मूल जो स्वरूप है, इनका जो सरलीकृत स्वरूप है, उस सरलीकृत स्वरूप का जो सौंदर्य है उसको वो अपने चित्रों में अधिकता से दिखाने की कोशिश करे। ये इनकी एक दार्शनिक व्याख्या भी थी कि जो घनत्ववादी जो सोच जिसको कहते हैं कि हालांकि घनत्ववाद बाद में, घनवाद बाद में बना, लेकिन जो वस्तु का जो घनत्व है, जो उसकी गठनशीलता है, जो उसका दाएं बाएं आगे पीछे का जो उसका क्या कहते हैं उसको, जो भारीपन है, जो एक किसी चीज़ की सुघड़ता है, उस सुघड़ता को भी अपने वो चित्रों में दिखाना चाहते थे। और इसी, अब चूंकि आप कोई ज्योमेट्रिकल फॉर्म है उसको आप द्विपटलीय चित्र के ऊपर वैसा तो दिखा नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो द्विपटलीय दिखाने के लिए वो उस ज्योमेट्रिकल फॉर्म को थोड़ा सा लचीलापन भी देते थे। तो जैसे एक बहुत बड़े दार्शनिक या सौंदर्य शास्त्री थे रोजर फ्राई ने इनको जो लचीला आकार इनके चित्रों का जो टाइटल भी दे दिया, ये लचीला आकार का चित्रकार। तो ये जो चित्र बनाते थे उसमें अपने घनत्व को द्विपटल पर, जो चित्र की तल भूमि होती है द्विपटली होती है, तो उस पर अभिव्यक्त करने के लिए उसको थोड़ा सा लचीला आकार भी देते थे। प्राय आपने चित्रों में देखा होगा कि जो चित्रण का जो दृष्टिकोण है, अपन चित्र देखते हैं, बहुत सारे चित्रकारों के अगर आपने चित्र देखे होंगे, अलग अलग इज्म के लोग आर्टिस्टों के भी चित्र देखे होंगे, तो चित्र अग्रभूमि से पृष्ठभूमि की तरफ अपन जाते हैं। तो अपना जो मानसिक एक विजन है, दृष्टिकोण है कि अपन अग्रभूमि का चित्र देख कर फिर उसके बैकग्राउंड में जाते हैं। तो अग्रभूमि में जो बना हुआ जो चित्र होता है वो सामने की तरफ होता है, बैकग्राउंड पीछे की तरफ होते हैं, लेकिन हमें दृष्टि यहाँ फोरग्राउंड से बैकग्राउंड की तरफ जाती है। और जहाँ कंपोजिशन बनाते हैं चित्रकार, और तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, तो अपन उस चीज़ को लेके भी संयोजन बनाते हैं, तो वो भी अपनी दृष्टि को आगे से पीछे की तरफ ले जाती है। लेकिन सेजां के चित्रों की विशेषता अलग थी, ठीक इसके उलट था। उनके जो चित्र थे वो पृष्ठभूमि से यूँ आगे की तरफ आते, उनका जो दृष्टिबोध था वो पृष्ठभूमि पे जैसे टिकता, फिर उनका जो वस्तु का जो चित्रण का तरीका था, मानवाकृतियों का जो चित्रण का तरीका था, वो पृष्ठभूमि की तरफ इस ढंग से बनाते थे कि अपना जो आकर्षण है, जो आकर्षण बिंदु था वो सिमट कर अग्रभूमि में आ जाता है। तो अपनी दृष्टि पृष्ठभूमि से निकल कर आगे अग्रभूमि में आ जाती थी। और वहाँ पर जहाँ आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गया, अगर जैसे आकर्षण का केंद्र जहाँ चित्र में बन जाता, वहाँ वे थोड़े से चटक और तेज रंगों को देकर उसको बहुत ही शानदार ढंग से बनाते। और जहाँ आकारों की बाह्य रेखाओं का सवाल है, जहाँ स्पष्ट दिखाने का बात है, तो वो ये कहते हैं कि लाइन से ज़्यादा रंगों के द्वारा आप आकृति के चित्रण, उसकी रेखा को, आकार को उभार सकते हो, न कि पर लाइन के द्वारा उसके आकारों को उभारो, अपितु रंग के द्वारा उसके आकार को उभारना ज़्यादा श्रेयकर है। और वो मानते थे कि रेखा से रंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जहाँ बाह्य रेखा होती थी वस्तु की, वहाँ वो लाइन का प्रयोग न करके और रंगों के द्वारा यो बड़े बड़े स्ट्रोक्स के द्वारा बाहर से अंदर की तरफ ब्रश को चलाते, तो उससे एक गोलाई लिए हुए और एक उसकी जो संरचनात्मक जो सौंदर्य है वो उभर कर आ जाता था। ये इनकी पाल सेजां की एक स्टाइल थी जिसको लेकर ये काम करते थे। और जहाँ रंगों की बात करें तो इनके रंग प्रभाववादी थे, ये मानना पड़ेगा। इन्होंने रंगों के अंदर वही रंगों में वर्ण की विशुद्धता को इन्होंने कायम रखा। ऐसा नहीं है कि रंगों के मिश्रित टोन को लेकर उन्होंने काम ज़्यादा किया हो। उन्होंने रंग की जो विशुद्धता थी उसको भी उन्होंने पूर्णतया ध्यान में रखा। और ब्रश स्ट्रोक्स जहाँ थे, अब ब्रश स्ट्रोक्स जो साइंटिफिक ढंग से जैसे प्रभाववादी लगाते थे वो उस ढंग से नहीं लगाते।
अब ये ब्रश स्ट्रोक्स वस्तु के आकार की गठनशीलता को उद्देश्य मानकर, आधार मानकर ये लगाया करते हैं। और अगर पूर्वे के हिसाब से देखें, जैसे कि वो पूर्व गठनशीलता में तो पूर्व तो यथार्थवादी चित्रकार था, पूर्ण गठनशीलता देता था, लेकिन इन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं रखा। वस्तु को उनका सरलीकृत रूप, उसका स्वाभाविक रूप, उसका आकारगत रूप, उसका संरचनागत रूप जो भी था उसको उन्होंने कायम रखा।